अतीक अंसारी का सफर तो आपने देख ही लिया, कैसे योगी जी ने उसे मिट्टी में मिलाकर रोन दिया। पर आज हम अतीक जैसे खूंखार 5 लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने जुर्म की दुनिया में नाम बनाया और फिर राजनीति में आ गए। अतीक अंसारी। दोस्तों, देश की राजनीति में कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने जुर्म की दुनिया से निकलकर पॉलिटिक्स की दुनिया में कदम तो रखा, वो अपनी बाहुबली वाली छवि से बाहर नहीं निकल पाए। वो अपने कारनामों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहे। उत्तर प्रदेश की सियासत में ऐसा ही एक नाम है अतीक अहमद का। अतीक अहमद को एक खतरनाक बाहुबली नेता के तौर पर जाना जाता है। वो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की लोकसभा सीट फुलपुर से सांसद रह चुके हैं। उन पर हत्या की कोशिश, अपहरण, हत्या के करीब 42 मामले दर्ज हैं। राजनीति में आने के बाद भी ये अपराध की दुनिया से बाहर नहीं निकल पाए और अंत में इन्हें अपनी जान गंवानी ही पड़ी। इनका अंत बहुत भयावह रहा है। अतीक के सामने ही उसके जवान बेटे को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। बेटे के जनाजे का नमाज भी पढ़ने को न मिला। अतीक और उसके भाई अशरफ को लाइव कैमरे के सामने ही गोलियों से भूनकर मार दिया गया और इनकी बीवी सहिष्ता अभी फरार है। मुख्तार अंसारी। दोस्तों, मुख्तार अंसारी वो इंसान है जो खुद गुनाहों की दुनिया का एक बादशाह था, जिसके इशारे के बगैर पूर्वांचल में एक ईंट भी इधर से उधर नहीं की जाती थी, जिसके इशारे पर कोई ठेका तक नहीं बांटता था। जब मुख्तार अंसारी का गुंडाराज पूर्वांचल में खून बनकर बरसता था, गोली, बंदूक, तमंचे, राइफल से खेलने का जबरदस्त शौक चढ़ा था। अपनी ताकत आजमाने का शौकीन था मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी जब चलते थे तो पिस्टल लहराते थे, टोल के दरवाजे अपने आप खुल जाते थे और उसके आने की खबर हवाओं को पहले ही लग जाती थी और उसके काफिलों को रोकने की ताकत किसी में नहीं थी। मुख्तार गैंग का आतंक कुछ इस कदर था कि गुंडों के हमले, वसूली और हफ्ता देने से मना करने वालों को मौत की नींद सुला दी जाती थी। शराब के ठेकों से लेकर सरकारी ठेकों तक सिर्फ मुख्तार अंसारी के हुक्म का इक्का चलता था। उसके दौर में उत्तर प्रदेश में हत्या, लूट और फिरौती जैसे संगीन अपराध क्रिमिनल्स की इकोनॉमी मजबूत करने लगे। बनारस से बलिया तक, गाजीपुर से जौनपुर तक, मऊ से कानपुर तक मुख्तार अंसारी का डंका बज रहा था। दोस्तों, 70 के दशक में सरकारी ठेके पर राज होता था साहेब सिंह गैंग का। सरकारी मुलाजिम सीधे उसके चरणों में गिर के ठेकेदारी उसके नाम कर देते थे। मुख्तार गैंग और साहिब गैंग के बीच 36 का आंकड़ा था। आपसी रंजिश के चक्कर में रोज मासूम लोगों के खून बहते थे। 1995 में मुख्तार एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बन चुका था और उसको ये समझ में आ चुका था कि अगर पुलिस की गिरफ्त से उसको बचना है या उनसे आंख मिचौली खेलनी है तो पॉलिटिक्स में उतरना होगा। 1995 में मुख्तार अंसारी पॉलिटिक्स में उतरा और 1996 में बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेकर मऊ का विधायक बन गया। 1997 तक मुख्तार के खौफ की कहानियां सुनाई जाने लगी। 2002 आते आते पूर्वांचल से ब्रिजेश सिंह का खौफ एक तरीके से खत्म सा हो गया और अकेला मुख्तार पूरे पूर्वांचल पर हुकूमत करने लगा। कुछ महीनों तक अंडरग्राउंड रहने के बाद फिर से ब्रिजेश सिंह की वापसी हुई। तभी बीजेपी ने मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी को चुनाव मैदानों में शिकस्त देने के लिए बीजेपी के कृष्णानंद राय को उम्मीदवार बनाया। चुनाव में अफजल अंसारी हार गया, जिसके बाद मुख्तार अंसारी ने पूर्वांचल को आग में झोंक दिया, जिसके चलते 2005 में उसको जेल हो गई और आज तक उसकी जिंदगी इन्हीं संगीन मसलों में फंसी है। रघुराज प्रताप सिंह। दोस्तों, सियासत से दबंगई हो या दबंगई से सियासत, रघुराज भैया की यही पहचान है। राजा भैया का जन्म साल 1969 में 31 अक्टूबर को भद्री रियासत में हुआ। राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह की छवि उनके इलाके में काफी अच्छी है और राजा भैया के दादा बजरंग बहादुर सिंह भोपाल देश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। यूपी के इलाहाबाद के आसपास के कई जिलों में राजा भैया राजनीति का एक एक्सपर्ट बन चुके हैं। साल 1993 में राजा भैया ने राजनीति में कदम रखा और पहली बार इसी साल में ही विधायक बन गए। साल 2002 में मायावती ने राजा भैया को जेल भेजा। राजा भैया के साथ उनके पिता और चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह पर किडनैपिंग और धोखाधड़ी के आरोप लगे। दरअसल हुआ ये था कि बीजेपी के विधायक पूरण सिंह बुंदेला ने 2002 में उनके खिलाफ किडनैपिंग का केस लगाया, जिसके चलते राजा भैया और उनके परिवार की गिरफ्तारी हुई। दोस्तों, राजा भैया जिस समय जेल में थे उस समय उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और राजा भैया के जेल हादसे में ही उनकी पत्नी से 2 बच्चों को जन्म दिया। 2003 में मुलायम सिंह की सरकार में आने के बाद उनके ऊपर लगाए गए सारे आरोपों को हटा लिया गया और वो रिहा कर दिए गए। कुंठा में राजा भैया का अपना एक कानून है। लड़ाई, दंगे, घर परिवार के मसले पर लोग पुलिस मुकदमा नहीं करते, बल्कि वो राजा भैया के महल में जाकर उनसे न्याय मांगते हैं। कहते हैं राजा भैया का घर न्याय का घर है। राजा भैया के राजनीतिक सफर के बारे में बताया जाता है कि उनके पिता कभी उनके लिए वोट नहीं मांगते थे और साथ में ये भी कहा जाता है कि वो कभी वोट देने भी नहीं जाते हैं। सियासत में राजा भैया एक लंबी पारी खेलने के मूड में है। खुद को लगभग हर पार्टी के साथ बैठा लेने वाले राजा भैया कई बार मुश्किल में पड़ने के बावजूद उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी न किसी तरह से अपनी जगह बना ही लेते हैं। अमर मादी त्रिपाठी।
कैसे क्राइम और वैसे राजनीति का रिश्ता ठीक वैसे ही होता है जैसे चाय के साथ चीनी का। अपनी जिंदगी में आप लोगों ने बहुत से अलग अलग गुंडों के बारे में सुना होगा जो पहले अपराध करते हैं और बाद में इन अपराधों पर पर्दा डालने के लिए राजनीति की शरण में आ जाते हैं। बाहुबली की इस एपिसोड में ये कहानी है उस शख्स की जो राजनीति में कदम रखने से पहले छोटे मोटे अपराध को अंजाम देता था, लेकिन राजनीति की पावर मिलते ही उसने ऐसे ऐसे कांड किए कि सियासत में बवंडर आ गया और एक सिंगर के प्यार में ये बाहुबली ऐसा फंसा कि अब ये सलाखों के पीछे है। इस बाहुबली की कहानी में ल से लव और स से सेक्स और ध से धोखा ही सब कुछ है। गुजरे हुए कल में कहा जाता है कि अमर मादी त्रिपाठी के बगैर सरकार ही नहीं बनती थी, या यूं कह लीजिए कि अमर मादी जिस पार्टी में रहता था उसी की सरकार बनती थी। अमर मादी त्रिपाठी का जन्म 23 मार्च 1955 को गोरखपुर के गोपालपुर गांव में हुआ। इन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और यहीं से अपनी सियासी सफर की शुरुआत। 34 साल की उम्र में अमर मादी त्रिपाठी नौत नवा सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा पहुंचे। उस वक्त इस सीट को लक्ष्मीपुर के नाम से जाना जाता था। अमर मादी 1991 और 1993 का चुनाव तो हार गए, लेकिन इससे उनके सियासत में कोई कमी नहीं आई। दोस्तों, शोहरत की बुलंदी पर पहुंचना बहुत मुश्किल नहीं है, पर वहां टिके रहना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। अमर मादी त्रिपाठी ने साल 2003 में एक गलती कर दी और उस बुलंदी से वो सीधे जमीन पर गिर पड़ा। दोस्तों, जिगर मुरादाबादी ने कहा था कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अमर मादी त्रिपाठी को इस बड़े शायर की बस आधी बात ही समझ आई थी। इन्होंने इश्क तो कर लिया लेकिन इस दरिया को पार नहीं कर पाए। अमर मादी त्रिपाठी को मधुमती शुक्ला से प्यार हुआ, फिर वो प्रेग्नेंट हुई और फिर उसका मर्डर। मधुमती के मर्डर में अमर मादी के साथ उनकी बीवी और उनके घर के 3 और सदस्यों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि इसके बाद अमर मादी की गुंडागर्दी खत्म हो गई होगी, तो जरा ठहरिए। उम्र कैद की सजा के बाद अमर मादी त्रिपाठी और उसकी पत्नी बीच बीच में जेल से छूटते रहे और इस बीच साल 2015 में गोरखपुर में अमर मादी त्रिपाठी के खिलाफ एक चेक बाउंस का केस खुलता है। इस केस की सुनवाई के लिए अमर मादी और उसकी पत्नी दोनों गोरखपुर पहुंचे। गोरखपुर पहुंचते ही दोनों बीमार पड़ गए, जिसके उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद डॉक्टर ने रेकमेंड किया कि बीमारी ऐसी है कि उसकी पत्नी को अस्पताल में भर्ती ही करवाना पड़ेगा। और फिर दोनों गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो गए, जहां उनका पूरा भौकाल था। साल 2015 में एक टीवी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में अमर मादी जनता दरबार लगाए हुए दिखा। अमर मादी भले ही जेल में हो, लेकिन उसका दबदबा आज भी कायम है। वो जब चाहे जो चाहे कर सकता है। हरिशंकर तिवारी। गोरखपुर के रहने वाले हरिशंकर तिवारी एक बाहुबली नेता है। रेलवे से लेकर पीडब्ल्यूडी को ठेकेदारी तक में इनका कब्जा है। इनके खिलाफ हत्या की कोशिश, फिरौती और अपहरण के 25 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। कहा जाता है हरिशंकर तिवारी जेल में रहकर चुनाव जीतने वाले पहले शख्स हैं, जिसके बाद ही ये सिलसिला चल पड़ा। ये वही इंसान है जिन्होंने अमर मादी त्रिपाठी के सियासी सफर में एक गुरु बनके उनको सब कुछ सिखाया। हरिशंकर तिवारी जो पूर्वांचल की जमीन से वाकिफ है, उन्हें ये भी पता चला है कि पूर्वांचल ने कितने चर्चित चेहरों को जन्म दिया और इन्हीं चेहरों में से एक नाम था हरिशंकर तिवारी। हरिशंकर तिवारी को राजनीति के अपराधीकरण के लिए जाना जाता है। इनका भौकाल इतना गजब था कि जेल की 4 दीवारी से चुनाव जीतने वाले वो पहले नेता थे।